हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का ये लेक्चर रहेगा आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे से रिलेटेड। ये सर्वे आपका 12 नवंबर को होना है। इसमें मैथ्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। तो इस पेपर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं पहले वो देख लीजिए क्या है इंस्ट्रक्शंस। ये आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। इस बुकलेट में आपके पास 60 आइटम्स 60 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के। यू हैव 90 मिनट्स टू आंसर दीज आइटम्स और 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स 1.5 घंटा मिलेगा। यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली फॉर डार्कनिंग द सर्कल। सर्कल्स को डार्क करने के लिए आप बॉल पेन का यूज करेंगे, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो ब्लैक हो, दोनों ही कलर के, किसी भी कलर का आप यूज कर सकते हैं। Each item has 4 options as 1, 2, 3, 4. Only one of them is right answer. हर एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बट उनमें से केवल एक आंसर ही सही होगा। You have to mark your answers in the test OMR sheet provided with this booklet. आपको क्वेश्चन पेपर में निशान नहीं लगाने हैं सही आंसर के, आपको एक OMR शीट साथ में दी हुई है, उस शीट पे आपको आपके आंसर मार्क करने हैं। To mark answers in the test OMR sheet, darken the circle of the option which according to you is right answer as below. इस तरह से 1, 2, 3, 4 ऐसे आपके पास 4 सर्कल्स होंगे और आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस वाले सर्कल को आप पूरी तरह से डार्क कर देंगे। इस सिचुएशन में आपका सेकंड ऑप्शन सही है। आपको लगता है कि मान लो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। मान लो आपको लगता है कि फोर्थ ऑप्शन सही है, तो आप क्या करोगे, फोर्थ वाले को कंप्लीट अच्छी तरह से सर्कल कर दोगे। ऐसे नहीं है बस ये कर दिया, नहीं ऐसे नहीं है, सर्कल को पूरा आपने अच्छे से फिल करना है। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द आंसर वर्क्स मार्क्स इन द ओएमआर शीट। एक बार आपने मान लो आंसर लिख दिया, अब ऐसा नहीं कि आप इसको चेंज कर सकते हो। मान लो आपने 4 लिख दिया, उसके बाद आपको याद आया अरे मैंने तो गलत लिख दिया, या तो इस पे कांटा लगाओ या इस पे फ्लूइड लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार आपने जो आंसर मार्क कर दिया वही आपका आंसर माना जाएगा, तो आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आंसर लगाने से पहले वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप सही लगा रहे हैं ना आंसर को। यू मे डू कैलकुलेशन वर्क रफ वर्क इन दिस बुकलेट इटसेल्फ। ये जो बुकलेट आपको दी हुई है, अगर आपको कोई रफ वर्क करना है, कोई मल्टीप्लाई डिवीजन करके देखना है और कैलकुलेशन पार्ट करना है, तो आप इसी बुकलेट में कर लेंगे। If you have still any doubt, clarify it from field investigator right now. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई और तरह का डाउट है, तो जो ड्यूटी पे टीचर हैं आप उनसे वो क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। 60 क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन बेटा इंग्लिश में हैं, बट मैं आपको साथ साथ हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस समीकरण के मूल क्या हैं? हमें मूल निकालने हैं। सीधा ही फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस में 4ac बटे में 2a। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अगर आपके पास 4 सर्कल हैं 1, 2, 3 और 4, तो आप तीसरे वाले सर्कल को अच्छे से काला कर देंगे। ठीक है, ओएमआर शीट में आप आंसर बहुत ध्यान से लिखेंगे बच्चे, यहाँ सही लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपकी ओएमआर चेक होगी तो आपने ओएमआर में बिल्कुल अच्छे से मेंशन करना है। सेकंड, द मीन ऑफ x माइनस 2a, x माइनस a, x प्लस a, x प्लस 2a, इन सब का मीन आपने माध्य निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। x माइनस 2a प्लस x माइनस a प्लस x प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 2a, सबको जोड़ देंगे और जितने हैं उतनों से भाग कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 16 होगा। 2a प्लस के हैं 2a माइनस के हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस का है a माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया? 1, 2, 3, 4, 5, 5x अपॉन में 5 से तो 5 कट जाएगा, क्या आएगा? x। ऑप्शन 1 आपका क्या है? सही है।
अगेन ओएमआर शीट में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपका 1 सही है तो आप 1 वाले को काला कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट अच्छी तरह से इस 1 वाले को आप काला कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास 4 स्टेटमेंट है और आपने बतानी है ट्रू, सही वाली कौन सी है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है? अब हम थोड़ा सा देखें इनकी डेफिनेशन पर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर और पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 होते हैं। क्या हर एक ये है? नहीं है, इसमें तो माइनस की टर्म भी है, बस इसमें नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन 1 तो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, एवरी रेशनल नंबर, हर एक परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या क्या है, इंटीजर, पूर्णांक है। अगेन इनकी इंटीजर्स की डेफिनेशन देखें तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, और परिमेय देखें तो 0 1 2 3 4/5 7/8 -2/3, ये होती है रैशनल नंबर्स। क्या हर एक ये है? नहीं, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में भी होते हैं, बटे में भी होते हैं। बट आपके पास जो इंटीजर है, पूर्णांक है, वो पूरी पूरी संख्याएं होती हैं, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। देखिए जरा, हमने रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। इसी के 2 ही पार्ट होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल, परिमेय और अपरिमेय, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एवरी इर्रेशनल नंबर, क्या हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अपरिमेय तो रियल नंबर्स का ही पार्ट है, इर्रेशनल रियल नंबर्स का पार्ट है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। एक स्टेटमेंट हमें ट्रू मिल गई, ऑब्वियसली फोर्थ वाली गलती होगी। फोर्थ वाली देख लेते हैं क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इर्रेशनल होगा? क्या हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी? नहीं, क्योंकि वास्तविक में तो रैशनल परिमेय भी तो आते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये बन रहा है ना, हर एक रियल नंबर एक नहीं हो सकता है। रियल नंबर में आपके पास रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज आइदर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। हर एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, दोनों में से वो कुछ भी हो सकती है। हम एक को नहीं कह सकते कि यही होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगेन ओएमआर शीट में आप क्या करोगे, थर्ड वाले खाने को अच्छे से काला करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इज। अब वैल्यू का तो हमें पता ही है, टेबल है हमारे पास 0 30 45 60 और 90। साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस की वैल्यू इनको पलट देते हैं हम, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, वैल्यू रख दीजिए। कॉस 30, कॉस में भी 30 देखिए क्या है, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। अब देखो सेम में से सेम ही घट रहा है, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज, आपस में घट रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अगर ओएमआर शीट में 4 खाने हैं तो आपका थर्ड वाला आंसर क्या है, सही है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए बी सी और डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और 7। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 और -5। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और -6। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 और 5। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो हमने एक डायगोनल को मिला दिया और हमें
दो ट्राइंगल्स मिल गए, फर्स्ट और सेकंड। हम दोनों का एरिया निकाल देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया हमें पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। पहले फर्स्ट का निकाल ले, 1/2 ये x1 माइनस 5 y2 माइनस y3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 प्लस में x2 रखे माइनस 1 y3 माइनस y1 5 माइनस 7 माइनस 2 प्लस x3 रखे माइनस 5 रख चुके, माइनस 1 रखे, x3 क्या हो गया आपके पास 4 7 माइनस और माइनस प्लस 6 ये आ गया आपके पास 13। सॉल्व कर दें, 55 प्लस में 2 और प्लस में ये हो गया 52, 5 6 7 8 9 109 बटे में 2। ये तो आया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, सेकंड का निकालें। सेकंड में भी यही 1/2 ये वाला ले रहे हैं, x1 ले लेते हैं y2 माइनस y3 माइनस 5 और प्लस का 6 तो ये 1 बचेगा। x2 लिया y3 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 7 माइनस में 13 माइनस 5 ले लिया, माइनस 4 ले लिया, अब माइनस 1 7 प्लस 5 12। इसको सॉल्व करें, माइनस का 5 प्लस में 13 चौके 52 और माइनस का ही 12 तो ये बनेगा आपके पास 40 में से 5 गए 35 बटे में 2 बचेगा। बट हमें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, दोनों को जोड़ दो 109 और 35 144 का हाफ 72 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास क्या आ गया, इस क्वाड्रिलेटरल का आंसर आ गया। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ 6/5 A4 आर इन AP देन A की वैल्यू। अब हमारे पास टर्म क्या है, ये 3 टर्म है, ये एपी में हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब एपी में हमें पता है क्या होता है, लगातार टर्म का डिफरेंस बराबर होता है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बराबर होता है। जैसे एपी होते हैं ना 1 2 3, तो 2 और 1 का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस, ये डिफरेंस बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस बराबर करते हैं, ए का और 6/5 का, इसमें से यही घटाते हैं, और 4 का और ए का, इनका डिफरेंस बराबर होता है। अब हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है, ए को एक तरफ ले जाइए, बाकी टर्म को दूसरी तरफ। माइनस का ए है, इस साइड आएगा प्लस का, माइनस का 6/5 है, इधर आएगा तो प्लस का 2a। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 26/5 और a की वैल्यू आएगी, 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, और ये कैंसिल आउट हो गए 13/5। अगर आपके पास 4 सर्कल्स हैं तो तीसरा वाला आपका सही है, तो आप थर्ड वाले सर्कल को काला करेंगे। ये बात आपने अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चे, क्योंकि आपका मार्किंग इसी बेस पे होनी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द AP 21 42 63 84 इज 210। AP की कौन सी टर्म ये होगी, वैसे तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कौन सी टर्म होगी, बट हम फॉर्मूला तो लगा ही लेते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म तो 21 है, D की वैल्यू इन दोनों को घटाएंगे तब भी क्या आ रहा है, 21 ही आ रहा है। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सी टर्म, हमने कह दिया कि nth टर्म है 210। an का फॉर्मूला रखा, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 210। a की वैल्यू रखी, n तो पता ही नहीं, फिर a की वैल्यू रखी, सॉल्व कर देते हैं। 21 प्लस 21n माइनस में 21 इक्वल टू 210, ये कट गया, 21n बराबर 210, 21 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट होके क्या आ गया 10। वैसे भी साफ साफ दिख रहा था, 21 21 19 42 21 63 63, ये 21 की टेबल है,
तो कौन सी टर्म 200 टर्म बनेगी? 10th टर्म बनेगी। और अगर फॉर्मूला से देखें तो हमने वो भी सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। n टर्म को मान लिया 210 है, a भी हमारे पास भी है, d भी हमारे पास है, सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। O क्या है? वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, और ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है आपके पास। रेडियस 5 है, त्रिज्या आपको दे रखी है। इफ OP इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, अगर ये लाइन 13 सेंटीमीटर की है तो आपको PA बतानी है क्या होगी। अब बच्चे हमें एक बात पता है क्या, कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रेडियस क्या होती है? टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, स्पर्श बिंदु पे। यानी कि ये आपके पास क्या है? 90 डिग्री का कोण है। अब हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, इतना तो हमें पता है, ये वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी। बट वैल्यू 12 आई कैसे, वो देख लीजिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमें पाइथागोरस थ्योरम कहती है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा 13। बेस, बेस नहीं पता हमें, हम PA निकाल रहे हैं। लंब, लंब की लेंथ कितनी है? 5। इसको सॉल्व करेंगे 169। 5 और 5 की गुना 25, 25 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 144। किस संख्या का वर्ग 144 बनता है? 12 का। 12 को 12 से गुना करो तो 144 आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज। इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलेंगे? अब हमने पढ़ा था कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हैं वहां पे, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है ग्राफ, फिर 2 बार हो गया, और फिर ये 3 बार हो गया। 3 बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे क्या जा रहा है? 0 आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 3। अगेन अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, तो आप थर्ड वाले खाने को काला करेंगे। इस गोले को आपने काला कर देना है। नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। और वो संख्या हम ग्राफ से कैसे निकालते हैं? ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, उतने ही उस पॉलिनोमियल के शून्यक होंगे, जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम्स था, तो 3 के आगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ c इज। अगर आपके पास एक समीकरण है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक समीकरण है, और आपने क्या निकालना है? इसके रूट्स, मूल निकालने हैं, और इक्वल है, बराबर है, ये भी दे रखा है। अब हमें पता है जब रूट्स इक्वल होते हैं, मूल बराबर होते हैं, देन हमारे पास जो b² - 4ac होता है वो क्या होता है? 0। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या है कंपेयर करें तो 3, b की वैल्यू क्या होती है? -4, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? c। हम कंपेयर किससे करते हैं? ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम उससे कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। x² का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -4, साइन को साथ लेना ना भूलें, और c की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी, और हमें c की वैल्यू ही निकालनी है। b² - 4ac को हमने 0 के बराबर क्यों रखा? क्योंकि रूट्स हमें क्या दे रखे थे? इक्वल दे रखे थे। तो वैल्यू रख दें, -4 का स्क्वायर, माइनस में 4a और c को c ही रखते हैं। सो 16 माइनस में 12c, प्लस का है टर्म, दूसरी साइड जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, गुना में है तो भाग में, 4 से काट दें, 4/3। ऑप्शन 2 आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अगर 4 गोले हैं तो ध्यान रहे कि आपको सेकंड वाले को काला करना है। ये बात मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि OMR को सही यूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन एन एपी, किसी एपी में अगर A1 की वैल्यू 1 है, AN की वैल्यू 20 है, SN की वैल्यू 399 है, देन N किसके बराबर है? अब एपी में हमें दे रखा है, गिवन का ही यूज करेंगे, A1 और AN दे रखा है। AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस में 1 D, ये किसके बराबर होता है? 20। अब SN को देखते हैं हम। SN किसके बराबर है? 399 के बराबर। SN का फॉर्मूला N/2 2A प्लस N माइनस में 1 D, ये होता है। अब हमने इससे वैल्यू निकालनी है N की, बट यूज हमने गिवन का करना है। ध्यान से देखो जरा, 2A को लिख सकती हूँ मैं A प्लस A N माइनस में 1 D इक्वल टू 399। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने गिवन का यूज करना है। यहाँ पे हमने यूज करा किसका? गिवन का। A प्लस N माइनस 1 D, ये हमें 20 दे रखा है, तो हमने क्या किया? इसकी वैल्यू को रख दिया, इसकी वैल्यू को भी रख दिया, और ध्यान रहे कि हमें A की वैल्यू भी दे रखी है 1, ये वैल्यू भी हमने रख दी। ठीक है, 399। अब सोल्व कर लो। 20 और 1 21 बटे में 2n बराबर 399। n की वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म क्या आ जाएगी आपके पास? पलट जाएगी। किसी से कटेगा ये? जरा करके देखें। 9 से 18 और 1 से 399, ये तो कट गया आपका पूरा 19 से। 19 दूनी 38, 38 आपका ऑप्शन क्या आ गया? सही ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया? हमें SN दे रखा था, SN का हमने फॉर्मूला लगाया। अब वैल्यू निकालनी है तो मतलब किसी ना किसी का गिवन यूज करना पड़ेगा। गिवन में हमें साफ साफ दिख रहा था nth टर्म, हमने nth टर्म की वैल्यू पुट की, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब आगे के क्वेश्चंस देखिए। Question number 12. Which of the following equations represents a line parallel to x-axis? इनमें से कौन सा समीकरण x x के पैरेलल, ये x एक्सिस होता है हमारा, ये y एक्सिस होता है, इसके समांतर कौन सा आएगा? ठीक है बच्चे, इसके समांतर आएगा तो हम आंसर से ही चलते हैं सीधा, x इक्वल टू वाई, क्योंकि इसमें वैल्यूज क्या होती हैं? x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। तो इसका ग्राफ तो आपका ओरिजिन से पास होता है। हमें क्या ढूंढनी है? पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ढूंढनी है। जब ध्यान रहे बच्चे, x एक्सिस के पैरेलल आपके पास लाइन आएगी y इक्वल टू 4। क्यों आएगी? देखो जरा, y इक्वल टू 4, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू 4। भाई x को हमने 0 से गुना कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट हम इससे हमारी टेबल बना सकते हैं फिर छोटी वाली, जिससे हम ग्राफ बनाते हैं। अब x की वैल्यू आप 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से गुना होगी, y की वैल्यू क्या आ रही है? 4। x की वैल्यू आप 2 रखो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू क्या आ रही है? 4। x की वैल्यू आप 3 रखो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y की वैल्यू क्या आ रही है? 4। 1 2 3, 1 2 3 और 4। इस सिचुएशन में भी ये पॉइंट आ रहा है, 2 और 4 वाला पॉइंट ये आ रहा है, 3 और 4 वाला पॉइंट ये आ रहा है। यानी कि ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा, ये बनेगा आपके पास x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए था। x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आपका कौन सा बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ग्राफ बना के देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, y इक्वल टू 4, इस टाइप का आपके पास अगर इक्वेशन आती है तो वो आपके पास x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। y इक्वल टू 4 नहीं, y इक्वल टू 5 हो सकता है, y इक्वल टू 3 हो सकता है, y इक्वल टू -7 हो सकता है। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या आएगी? x एक्सिस के पैरेलल आएगी, उसके समांतर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू डिग ए वेल 50 meter deep at the cost of ₹1000 for first meter, ₹1040 for second meter, ₹1080 for the third meter, and so on for the subsequent meters.
द टोटल कॉस्ट टू डिग द वैलीज। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसने आपको क्या कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, और उसने कुआं खोदना है। कुआं उसने 50 मीटर गहरा खोदना है। 1 मीटर खोदने के वो लेगा 1000 रुपए। उसके बाद अगला मीटर खोदने के लिए वो लेगा 1040 रुपए। उसके बाद थर्ड मीटर खोदने के लिए लेगा वो 1080 रुपए। और इस तरह से वो हर मीटर पे पैसे बढ़ाता जाएगा। आपको ये बताना है कि उस कुएं को खोदने की टोटल कॉस्ट क्या आएगी। हम चल कैसे रहे हैं, एक के लिए 1000, फिर 1040 लगे, फिर 1080 लगे, और इस तरह से कितने 50 मीटर तक। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50, और हम n की बात क्यों कर रहे हैं, ये हमें मिल रही है हमारी एपी। एपी की फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1000, और डी आपके पास क्या आ रहा है, घटाएं तो 40। ठीक है, हमें तो सम निकालना है, हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस में 1 d। n की वैल्यू 50, 50 का आधा करेंगे 25। 2a, a की वैल्यू को 2 से गुना करो 2000, प्लस 50 में से 1 गए 49, 49 और 40 की गुना कर दो 1960। करें 25, 2000 और 1960, ये कितने हो गए आपके पास 3960 रुपए। अब इनकी गुना कर दो, 25 से गुना कर दो, जीरो बाद में लगा देंगे, 6 पंजे 30, 39, फिर 2 से करें, 0 0 9 और 1 0, 99,000। सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन बच्चे आप ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। दोबारा से देखिए, क्वेश्चन इसने घुमा फिरा के दे रखा था, थोड़ा केस स्टडी टाइप का दे रखा था, और इसने क्या कहा कि हमें कैसे 1 मीटर पे 1000 रुपए लग रहे हैं, दूसरे मीटर पे फिर 1040, थर्ड पे 1080, और इस तरह से 50 मीटर तक गहरा कुआं हमें खोदना है। टोटल कॉस्ट बतानी थी, तो टोटल कॉस्ट बतानी थी मतलब हमें सबका सम करना था। सम करना था तो हमें एपी मिल रही थी, और हमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने एन की वैल्यू रखी है, ए की वैल्यू रखी है, डी की वैल्यू रखी है। रिमेनिंग आपके पास क्या आ रहा है, सारा सिंप्लीफिकेशन पार्ट है। और जब आपने कैलकुलेशन किया तो 50 मीटर इस कुएं को खोदने में टोटल 99,000 रुपए लगेंगे। तो अगर आपके पास अगेन 4 ऑप्शंस हैं और आपका सेकंड सही है, तो आप सेकंड वाले सर्कल को अच्छे से काला कर देंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ ab इज। इसने क्या कहा है कि अगर इन दोनों का एक रूट, एक मूल एक है, देन ए बी की क्या वैल्यू आएगी। रूट है मतलब रूट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 रखिए, a 1 का स्क्वायर प्लस a x की वैल्यू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, a प्लस a 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू -3, और a की वैल्यू क्या आ रही है -3/2। b यहाँ पे रखें क्योंकि इसका भी रूट है, मतलब x इसको भी सेटिस्फाई करेगा। 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, 2 प्लस बी इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आई है -2। हमें वैल्यू निकालनी है a इंटू बी, तो आप a और b की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ऑप्शन 1 आपके पास करेक्ट है, 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चे, देखो जरा, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अगेन घुमा के दे दिया है। क्या कहना चाह रहा था कि इन दोनों इक्वेशंस का रूट है एक 1, कॉमन रूट है। अब हमें पता है रूट है, अगर मूल है मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने वो वैल्यू दोनों ही इक्वेशन में 1 बाय 1 रखी। तो एक बार हमें ए की वैल्यू मिल गई, एक बार हमें बी की वैल्यू मिल गई, और हमें निकालना क्या था ए बी, तो दोनों के हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनोमियल का इनमें से जीरो कौन सा है। इस क्वेश्चन को हम आंसर से चेक करेंगे। हम वन बाय वन एक्स की वैल्यू रख के देखेंगे और जिससे हमें जीरो मिल रही है वही इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। वन रख के देखें, वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, यहीं पे आपके पास जीरो आ गया। तो वन क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, शून्यक है। ठीक है, हमें ऑलरेडी ये कह चुका है कि चारों में से एक ही ऑप्शन सही है, तो हमें हमारा सही वाला ऑप्शन फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया। अगर वन पे जीरो ना आता तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, सिंपली था ये, तो पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है। कोई भी पॉलिनोमियल जो एक्स चर में है, वाई चर में है, जेड चर में है, किसी भी आपके पास वेरिएबल में है, उस वेरिएबल की कोई वैल्यू अगर उसका वैल्यू जीरो बना देती है तो वो उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू वन पे ये जीरो बन रहा था, मतलब वन क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, if a pair of equations 4x plus 5y equal to 2, 12x plus p plus 16 into y equal to 6 has infinitely many solution, then the value of p is। अगर इन दो इक्वेशंस के पेयर के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, देन p की क्या वैल्यू होगी। पहले हम कंपेयर करें, क्या है इक्वेशन आपके पास, 4x प्लस 5y और प्लस का 2 है, इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 12x प्लस में p प्लस 16y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज निकाल लें, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू p प्लस 16 और c2 की वैल्यू माइनस में 6। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। वो कब होते हैं, जब आपका a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2 के, तब होते हैं आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम वैल्यूज रख देते हैं, 4 अपॉन 12 किसके बराबर होगा, 5 अपॉन p प्लस 16। ठीक है, हम दो से ही कंपेयर करके निकाल लेते हैं, वेरीफाई करा दूंगी मैं आपका b1 b2 c1 c2 से, बट वैल्यू हम फर्स्ट टू से निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4p 16 चौके 64 और 12 पंजे 60, 4p इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 4, p की वैल्यू क्या आ गई है, -1। तो ऑप्शन सेकंड आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। b1 b2 c1 c2 से भी देख लेते हैं, b1 की वैल्यू 5 और b2 की वैल्यू p प्लस 16 और यहाँ पे वैल्यू -2 अपॉन में -6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -2p -32 इक्वल टू माइनस में 30, माइनस का 32 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो ये आपके पास 2 बनेगा और यहाँ से भी वैल्यू हम निकालें तो क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट पेयर से करें या सेकंड पेयर से, तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। ये कंडीशन हमने उठाई किसकी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की उठाई है, अपरिमित रूप से अनेक हल वाली उठाई है। अब डिस्कस करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR then which of the following is true। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, सर्व अंग समान। मतलब एक तो अगर आपके पास ट्राइंगल ABC है तो बिल्कुल उसके शेप और उसके साइज की एक दूसरी ट्राइंगल भी है, बिल्कुल सेम है, ये A B C P Q R। P Q R ट्राइंगल को ABC के ऊपर रखें तो ये वाली नहीं दिखेगी, और ABC को P Q R के ऊपर रखें तो P Q R नहीं दिखेगी। बिल्कुल दोनों शेप और साइज में, आकार और आकृति में एक जैसी हैं। तो आपने क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सा ट्रू है।
बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, पहले आपको कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझाते हैं कि ए बी साइड पी क्यू के बराबर ही है। समझ रहे हैं, ए बी साइड क्यू आर के बराबर नहीं हो सकती है, कॉरस्पॉन्डिंग। और इस साइड वाली बात कर रहे हैं तो हम दूसरे ट्राइंगल की भी इसी साइड वाली बात कर रहे हैं। अगर हम एक ट्राइंगल के बेस की बात कर रहे हैं तो हम दूसरे ट्राइंगल के भी बेस की ही बात कर रहे हैं। तो ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी सी क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ए सी पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। ठीक है, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। इस तरह से इक्वल होते हैं। तो क्या बी और आर कॉरस्पॉन्डिंग है? बी ट्राइंगल के इस साइड है, आर ट्राइंगल के इस साइड है, ये नहीं है। क्या सी और क्यू आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है? सी क्यू से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं। सी ट्राइंगल के इस साइड है और क्यू ट्राइंगल के इस साइड है। ए और आर, ए ट्राइंगल में ऊपर है और आर ट्राइंगल में नीचे है। ए और पी, ए ट्राइंगल में ऊपर है और पी भी ट्राइंगल में ऊपर है। यस, दीज कॉरस्पॉन्ड्स ईच अदर। ये एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। हम सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ढूंढ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इफ A1, A2, A3 अप टू A21 आर इन AP, अगर AP में है विद कॉमन डिफरेंस D, देन A1, A5, A9, A13 must be in AP with common difference 16D, must be in AP with common difference D, must be in AP with common difference 4D, may not be in AP। देखिए जरा क्या कह रहा है। A1, A2, A3 से लेकर आपके पास क्या है, A21 तक है और कॉमन डिफरेंस D है। हम क्या और कहीं जाते हैं, हम सीधा ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक है? 21 तक है, ये P है। ठीक है, देन A1 फर्स्ट टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A9 नाइन टर्म, A13 13 टर्म। क्या ये टर्म आपके पास AP में है? यस, ये एपी में है विद कॉमन डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या है? 4 4 है। यस, मस्ट बी इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 4D। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने एक एग्जांपल से इसको सॉल्व कर लिया। A1, A2, A3 अप टू 21 तक सारे एपी में थे और कॉमन डिफरेंस D था। तो हमने 1 से लेकर सीधा ही 21 तक डिजिट्स ले ली हैं और ये आपके पास एपी है, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। तो इसने कहा कि फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, नाइन टर्म, 13 टर्म, क्या ये पी बनेंगे? तो हमने से इसमें से फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, नाइन टर्म और 13 टर्म उठा कर देख लिया और अब इनका डिफरेंस देख लिया। तो यस, ये पी बनेंगे और इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स दैट डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस डी था तो यहाँ पे 4D हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। Question number 19. The median of the numbers 4, 15, 19, 21, 6 is. इन नंबर्स का मीडियन आपने माध्यिका निकालनी है। माध्यिका में पहला काम हम क्या करते थे, नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखते थे। तो इनको भी लिख दें, 4 है, 6 है, फिर 15 है, फिर 19 है और फिर 21 है। अब मीडियन माध्यिका में हम बीच का ढूंढते थे, माध्यिका मध्य का बीच का ढूंढते थे। तो हमें साफ साफ ही दिख रहा है, 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, बीच का नंबर क्या है आपके पास? 15 आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। एक तो आपके पास परिमेय संख्या है, ठीक है, जीरो नहीं है। एक आपके पास अपरिमेय संख्या है, दोनों की गुना करोगे तो क्या आएगा? हमेशा हमेशा ही बच्चे आपके पास ये इरेशनल नंबर आएगा, ऑलवेज इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये संख्या आपके पास क्या होगी? √2, √3, √7। और परिमेय वाली कैसी मिलेगी? 1/2, 1/7, 3, 4, 9, -2/5। ये आपके पास इस टाइप में मिलेगी, ये आपके पास रूट में मिलेगी। तो इनको कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, जो रिमेनिंग टर्म आएगी ना वो आपकी रूट की फॉर्म में आएगी, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगी। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑलवेज इरेशनल आएगी। हमेशा ही आपके पास वो अपरिमेय संख्या ही आएगी।
ठीक है बच्चे, हम 60 के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में अगले 20 और नेक्स्ट में अगले 20। इनके सॉल्यूशंस की पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी ताकि आपको नोटबुक मेंटेन करने में इजी रहे। होप कि बच्चों आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।